हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने बेसिकली डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर में डायमेंशंस से ही रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस थी उसके बारे में भी हमने पढ़ाई की थी। तो अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से ही रिलेटेड काफ़ी सारे और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डायमेंशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहले हमने बेसिकली वहाँ पर जो एप्लीकेशन पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो हमारा कोई इक्वेशन गिवन हो या फिर कोई फॉर्मूला गिवन हो तो उसको किस तरह से आप चेक करोगे कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, राइट। तो करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन और करेक्टनेस ऑफ द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला हमने चेक किया था, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन सपोज करो कोई दे दिया, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये इक्वेशन बहुत वेल नोन इक्वेशन है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं, क्लास 9th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो ये ऑलरेडी वी नो इट इज करेक्ट, बट हाउ वी कैन प्रूव दिस बाय डायमेंशनल मेथड। हम इसको डायमेंशन की हेल्प से कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वेशन मेरी करेक्ट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें LHS और RHS की डायमेंशंस देखेंगे, ठीक है ना। तो LHS क्या है हमारा v, सो दिस इज व्हाट v एंड v की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी है तो LT माइनस 1। RHS में अगर आप देखोगे तो RHS में यहाँ दो टर्म है, एक u की डायमेंशन क्या है LT माइनस 1 वी नो वेलोसिटी, एंड दूसरा टर्म है हमारा AT। तो AT का डायमेंशन क्या है, AT A एक्सेलरेशन है तो LT माइनस 2 एंड T। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा LT माइनस 1। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी बेसिकली डायमेंशन किसकी है, वेलोसिटी की ही है। तो आप देखो इसमें ईच टर्म की डायमेंशन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। It means this equation is correct. This equation is correct, right? कई बार आपको एक और कोई फॉर्मूला दिया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन आर स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको आपको चेक करना है, यहाँ ऑलरेडी बता देगा कि F क्या है, M क्या है, V क्या है, R क्या है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है करेक्ट, राइट। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, डायमेंशन देखो इसकी, RHS देखो, RHS क्या है F, सो इसकी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स है, ये फोर्स, F मीन्स फोर्स, तो MLT माइनस 1, सॉरी MLT माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन होगी, ये हमारी किसकी डायमेंशन होगी, फोर्स की, राइट, MLT माइनस 2। अब LHS की देखो, ये होगी LHS, ये LHS है, और RHS का देखो, RHS क्या है, RHS है हमारा V अपॉन आर स्क्वायर। M मास है तो मास हो गया M, V LT माइनस 1, LT माइनस 1, R हमारा क्या हो गया L, सो दिस इज व्हाट L स्क्वायर। तो एक L से L कटेगा, यहाँ से क्या देख रहे हो आप, यहाँ से आपको मिलेगा M L माइनस 1 T माइनस 1, क्योंकि एक L नीचे है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ आप देख रहे हो कि डायमेंशन जो है वो LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल नहीं है। इट मीन्स इफ इट इज नॉट इक्वल, hence we can say this
फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कुछ दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, y इज इक्वल्स टू a साइन अल्फा टी प्लस बीटा एक्स, अल्फा टी प्लस बीटा एक्स ये दिया हुआ है। इसमें आपको ये बता दिया गया कि भाई जो t है वो टाइम है और x जो है ये डिस्टेंस की डायमेंशन है। ठीक है ना, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, y भी यहाँ पर डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है। तो a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आप जानते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है। तो जो डायमेंशन आएगी हमारी एम्पलीट्यूड की वो क्या होगी, डिस्टेंस की डायमेंशन के इक्वल होगी। इट मीन्स यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि भाई हमें इसमें ये पूछा कि अल्फा की डायमेंशन बताओ और बीटा की डायमेंशन बताओ। तो अल्फा की डायमेंशन कैसे निकलेगी और बीटा की डायमेंशन कैसे निकलेगी, ये हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि जो एंगल है, एंगल जो होता है मेरा ये डायमेंशन लेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जेई वगैरह में, नीट वगैरह में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना एंगल जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, लेकिन ये यूनिट लेस नहीं है। डायमेंशन लेस तो है बट इट इज़ नॉट यूनिट लेस, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर एनी क्वांटिटी इफ इट इज़ डायमेंशन लेस then it is not necessary that it should be unitless also, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है, कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है, देन इट विल बी 100% डायमेंशन लेस। क्लियर, वो हमेशा वो डायमेंशन लेस ज़रूर होगी अगर उसकी कोई यूनिट नहीं है। तो एंगल डायमेंशन लेस हो गया। अब डायमेंशन लेस है तो साइन के साथ जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, आप देख रहे हो ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ये पूरा एक तरह का एंगल ही तो है। ये जो ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट है ये बेसिकली है क्या, ये एंगल है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भाई अल्फा टी प्लस बीटा एक्स ये होल वैल्यू डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ये होल वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। और अगर ये होल वैल्यू डायमेंशन लेस है तो हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या देखा कि अगर दो क्वांटिटीज प्लस या माइनस की गई हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड की गई हैं, तो उनकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ ये प्लस किया गया, इट मीन्स इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। और जब इसकी डायमेंशन सेम होगी देन वी कैन से कि भाई अब ये पूरा डायमेंशन लेस है। इट मीन्स अल्फा टी और बीटा टी ये आपस में, बीटा एक्स ये आपस में इक्वल भी होंगे और साथ ये डायमेंशन लेस भी होंगे, डायमेंशन लेस भी होंगे, इक्वल भी होंगे और डायमेंशन लेस भी होंगे। और डायमेंशन लेस अगर है इट मीन्स डायमेंशन लेस का मतलब होता है इट इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। अब पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/t, और t हमारा टाइम है, सो हम कह सकते हैं ऊपर जाएगा तो ये t-1 इसकी डायमेंशन होगी। क्लियर, t-1 क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी। सिमिलरली बीटा एक्स भी हमारा डायमेंशन लेस है, तो जब ये बीटा एक्स हमारा डायमेंशन लेस है तो क्या लिख सकते हैं इसमें, बीटा एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू, बीटा निकालना ना, तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/x। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो ये ऊपर जाएगा तो l-1, तो ये इसकी डायमेंशन होगी, राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन
लेस होता है। अब कई बार आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है कि ये a बताओ, a की डायमेंशन क्या है। तो इसमें एक चीज और समझना कि जो साइन कॉस टेन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। इट मीन्स हम सीधे सीधे इसको ये भी लिख सकते हैं, बाई की जो डायमेंशन होगी, दिस डायमेंशन ऑफ बाई इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। तो बाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, तो ए का डायमेंशन भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहीं देखें तो ये डायमेंशन भी हमारा हो जाएगा एल। जो बाई का है वही क्या हो जाएगा, ए का भी हो जाएगा, बिकॉज दिस साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हेंस इट इज अ डायमेंशनलेस टर्म, राइट। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं यहाँ पर, P इज इक्वल्स टू अल्फा ई की पावर माइनस एफ टी अपॉन एक्स। अल्फा या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x की जगह दिस x की जगह हम अल्फ़ा लिख लेते हैं, राइट। ये अल्फ़ा लिख दिया हमने। और अब पूछ रहा है कि भाई ये अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन बताओ। बीटा भी यहाँ लिख दो, यहाँ अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दो यहाँ। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। P इज इक्वल्स टू बीटा ई की पावर माइनस एफ टी अपॉन अल्फ़ा। अब जो टर्म है यहाँ पर वो क्लियर है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर को डिफाइन कर रहा है, F यहाँ पर फोर्स को डिफाइन कर रहा है, T टाइम को डिफाइन कर रहा है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, E एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप ध्यान से समझना, जो एक्सपोनेंशियल होता है इट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल इज ऑल्सो ऑलवेज डायमेंशनलेस। हेंस वी कैन से कि जो एफ टी है, एफ टी अपॉन अल्फा, इट शुड बी डायमेंशनलेस, इट शुड बी डायमेंशनलेस। और अगर ये डायमेंशनलेस है इट मीन्स अल्फा ये 1 के इक्वल होना चाहिए, और अगर ये 1 के इक्वल है इट मीन्स अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू एफ टी। नेगेटिव साइन हम इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता। तो F मेरा फोर्स है, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और T हमारा टाइम हो गया, तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ये अल्फा का डायमेंशन हो गया। अब पूछ रहा है कि बीटा का डायमेंशन भी बताओ। तो मैंने अभी बताया कि जो एक्सपोनेंशियल होता है इट इज डायमेंशनलेस। सो अगर एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस है तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही डायमेंशनलेस हो जाएगा। हेंस डायमेंशन ऑफ जो बीटा होगा, डायमेंशन ऑफ बीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ पी के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई डायमेंशन ऑफ पी मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, सो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, साइन कॉस टेन वाले भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा होमोजेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और एक दो क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में भी हमने होमोजेनिटी के क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पर एक दो और क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि और अच्छा आइडिया लगेगा आपको, ठीक है ना। तो होमोजेनिटी के क्वेश्चंस देखते हैं जरा, होमोजेनिटी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो आप ऑलरेडी जानते हो कि two quantities if they are having same dimension, two or more quantities, then they can subtract or add it, ठीक है। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन दी है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन
C प्लस डी, C प्लस टी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपसे कहेगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। ए बी सी की डायमेंशन फाइंड आउट करवाएगा। तो ए बी सी की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना, ये देखना है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई जो टर्म ऐड की गई है या फिर सब्ट्रैक्ट की गई है, इनकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स 80 टर्म कौन कौन सी है, ये टर्म है पूरी एक जिनके बीच में प्लस साइन लगा या इक्वल साइन लगा, एक ये पूरी टर्म है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ भी प्लस साइन लगा है। तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों भी सेपरेट टर्म बन जाएंगी, और ये तो है ही। इट मीन्स 80 की डायमेंशन इन सारी टर्म्स के बराबर होगी। सो 80 मस्ट बी इक्वल्स टू बाई, तो यहाँ से a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, बाई अपॉन टी। बाई हो गया लेंथ, डिस्टेंस, डिस्टेंस वो गिवन होगा क्या है ये, ठीक है ना। तो ये l हो गया, नीचे t है तो ये lt माइनस 1 हो जाएगा, राइट, ये lt माइनस 1 हो गया। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि b की डायमेंशन बताओ, तो b की डायमेंशन बताने से पहले c की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि bt एक अकेली टर्म नहीं है, bt स्क्वायर अपॉन c प्लस टी ये पूरी टर्म है। अब c और t का डायमेंशन इक्वल होगा, भाई डायमेंशन जो c का होगा इट मस्ट बी इक्वल्स टू t, क्योंकि c और t ऐड किए गए हैं। अब नीचे जो टर्म है आपकी, इसमें दो टर्म है, नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो इसमें से एक टर्म आपको कोई सी लेनी है, बिकॉज दोनों की डायमेंशन सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी टी स्क्वायर अपॉन टी ले लो सीधा, इट शुड बी इक्वल्स टू बाई, बी टी स्क्वायर अपॉन टी शुड बी इक्वल्स टू बाई, टी से टी कट जाएगा तो बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाई अपॉन टी, and this is also equals to LT minus 1. This is also equals to LT minus 1. ठीक है, तो ये हमारी होगी क्या, डायमेंशन ऑफ B। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल में, ठीक है ना। आफ्टर दैट हमने कुछ रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पढ़े थे। अब ये रिलेशन कौन सा, कि कुछ डिफरेंट टर्म्स में रिलेशन दे दिया जाएगा कि ये वाली टर्म इस टर्म पे डिपेंड है, ये क्वांटिटी इस टर्म पर डिपेंड है, तो आप रिलेशन फाइंड आउट करो, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि भाई क्या रिलेशन बनेगा वो देखो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, तीन टर्म आपको देता है कि जो टाइम पीरियड है ये मास पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड हमारा मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, और साथ के साथ उसने कह दिया कि जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है उस लेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि इन सारी क्वांटिटीज में एक रिलेशन फाइंड आउट करो, इन सारी क्वांटिटीज में एक रिलेशन फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो जरा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टी प्रोपोर्शनल एम जी एल कर देंगे, टी प्रोपोर्शनल एम जी एल कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये टी, ये इक्वल का साइन आएगा यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट आएगा के, एम जी एल। अब m क्या है, m का पावर लेट करते हैं, x मान लेते हैं, g का पावर y मान लेते हैं, l का पावर z मान लेते हैं। ये सेकंड टर्म बताई थी, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं इसको कैसे मैंने कराया था, वहाँ पर टर्म वाइज कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड, तो स्टेप वाइज आपको बताया गया था कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हो गया कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है डिपेंडेंसी है उसको लिख लिया है हम। दूसरा स्टेप हो गया कि हमने इक्वल का साइन लगा के और डायमेंशन लेट कर ली। अब दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर दो, तो मास में तो 0 है, लेंथ में भी 0 है, टाइम में 1 है,
ये LHS की डायमेंशन होगी, K डायमेंशनलेस है, मास का पावर x हो गया यहाँ, G हमारा एक्सेलरेशन है तो LT-2 हो गया, उसका पावर कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। L हमारा लेंथ है, उसका पावर हो गया Z। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो m का पावर 0, L का पावर 0, T1 mx, L का पावर बाई प्लस Z मिलेगा, L का पावर बाई प्लस Z मिलेगा, T का पावर माइनस का 2y मिल जाएगा। बाई प्लस Z क्यों मिला, क्योंकि यहाँ से बाई और यहाँ से Z। T का पावर हो गया 2y। अब इनको कंपेयर कर दो, तो x को कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई 0, बाई प्लस Z हमारा क्या आ गया, ये भी 0, माइनस 2y क्या आ गया 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1/2, और y अगर माइनस 1/2 है तो यहाँ से z आ जाएगा मेरा 1/2। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना, 1/2। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये वैल्यूज उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या मिलेगा, देखो t = k m का पावर x, तो m का पावर x तो 0 है, g का पावर बाई की वैल्यू क्या है, -1/2, L का पावर 1/2, ये आ गया। अब m की पावर 0 मीन्स ये मास पर डिपेंड ही नहीं है, तो आप देखो यहाँ पर ये मास ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, उसकी डायमेंशन ही नहीं है, उसकी डायमेंशन 0 आ रही है। इसका मतलब डायमेंशनल मेथड से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब किसी रिलेशन को ड्राइव करते हैं, तो अगर वो क्वांटिटीज़ किसी पर्टिकुलर पैरामीटर पर डिपेंड नहीं है तो वो पैरामीटर ऑटोमेटिकली वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ नहीं है, राइट। तो ये t क्या आएगा हमारा, L तो हाफ है, L/G लिख सकते हैं, अंडर रूट में हो जाएगा, एंड k कई बार 2π होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा t = 2π √L/G, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक से एग्जाम्पल था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। पावर्स आपसे पूछे, कई बार सिर्फ पावर्स पूछेगा, यहीं तक पूछ सकता है कि बताओ x y z ये है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना। एंड तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमारा एक टर्म आता है कि कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को चेंज करके पूछा जाता है। जैसे अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सारी 7 क्वांटिटीज़ को पढ़ा है। अब उसने कह दिया कि भाई हम इनको फंडामेंटल ना एज्यूम करके, मैंने आपको ऑलरेडी कुछ क्वांटिटीज़ को फंडामेंटली डिफाइन कर दिया। अब आप बताओ कि कोई एक अगर मुझे क्वांटिटी दी है, उसकी डायमेंशन उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में क्या होगी, ठीक है ना। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि हमने एनर्जी को फंडामेंटल यूनिट दे दिया, हमने लेंथ को फंडामेंटल यूनिट दे दिया, और हमने यहाँ पर जो है टाइम को फंडामेंटल यूनिट दे दिया। ये हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो एनर्जी तो फंडामेंटल होती नहीं थी, बट हमने एज्यूम कर लिया, लेंथ, मास, लेंथ और टाइम तो फिर भी फंडामेंटल है, बट एनर्जी फंडामेंटल नहीं है, ठीक है ना। बट हमने यहाँ एज्यूम कर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इफ एनर्जी, लेंथ, टाइम, इफ दे आर कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल, देन अब आपसे पूछेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो इसको ध्यान से समझना। ये अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया एकदम उसी के जैसे होगा। क्या करना है, जिसकी डायमेंशन आपसे पूछ रहा है
वो पैरामीटर इन्हीं क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हमारी कौन सी क्वांटिटीज, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अगर डिपेंड कर रहा होगा तो जो पावर हम लेट करेंगे वो नॉन जीरो आएगी, और अगर इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मास डिपेंड्स ऑन एनर्जी लेंथ एंड टाइम। मास जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, एनर्जी लेंथ एंड टाइम पर। अब आपसे कह रहा है कि आप इसकी डायमेंशन बताओ, तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इसकी डायमेंशन रखेंगे मास की। मास की डायमेंशन क्या है, m l m1 l0 t0 एनर्जी इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा सकते हैं। एनर्जी की डायमेंशन क्या है, ml2 t-2, क्योंकि हमें, चलो एक स्टेप यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगला स्टेप भी यहाँ लिख लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एनर्जी की पावर x, लेंथ की पावर y, टाइम की पावर z। अब मास की डायमेंशन होगी m1 l0 t0, k कांस्टेंट है, एनर्जी की डायमेंशन होगी m l2 t-2 और x का पावर e की पावर x। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, l, ये x पावर है, ये l, इसकी पावर y, और टाइम की डायमेंशन क्या है, t, उसका पावर z, ठीक है ना, t एंड उसका पावर z। तो यहाँ से हमने, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मास का पावर तो x आ गया, लेंथ का पावर यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो लेंथ का पावर 2x प्लस y हो जाएगा। टाइम का पावर माइनस का 2x यहाँ से हो गया और z यहाँ से हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस z, 2x प्लस z हो जाएगा ये, ठीक। अब कंपेयर कर दो इधर, तो कंपैरिजन करने पर x क्या आ गया आपका, 0। सिमिलरली जब हम y को कंपेयर करेंगे, लेंथ वाली टर्म को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से 2x प्लस y हमारा क्या आएगा, x कंपेयर, x की वैल्यू 0 नहीं 1, x की वैल्यू 1 है, बिकॉज मास का पावर 1 है और यहाँ मास का पावर x है, तो x 1 हो गया। 2x प्लस y 0 है, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस वी कैन से y इज इक्वल्स टू -2। ये y मिल गया, ये x मिल गया, z और निकाल लो, z क्या आएगा, इसको कंपेयर कर दो, तो z हो गया हमारा -2x प्लस z, ये किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ से z बराबर 2x हो जाएगा और x हमारा 1 है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि z की वैल्यू क्या है, 2 है। अब ये वैल्यूज उठाओ और यहाँ पुट कर दो, तो मास की डायमेंशन क्या आएगी, मास की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है मेरा, इन टर्म्स ऑफ दीज न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज, एनर्जी लेंथ टाइम के टर्म में ये क्या आ रहा है, k e की पावर x, तो e की पावर हो गई 1, लेंथ क्या है, लेंथ का पावर है हमारा, लेंथ का पावर क्या है बेसिकली बाई, तो बाई क्या है, बाई है -2, और टाइम क्या है, टाइम इज 2, तो ये मेरा इसका डायमेंशन बन जाएगा। मास का डायमेंशन क्या हो गया, E1 L-2 T2, ये मेरा मास का डायमेंशन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर करे हैं, ठीक है ना। और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जो आपको करने होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। कई बार आपको एनर्जी लेंथ टाइम, अभी हमने फंडामेंटल लिया है तो लेंथ टाइम को भी चेंज कर सकता है, वो कह देगा एनर्जी वेलोसिटी एंड फोर्स फंडामेंटल है,
अब आपसे पूछ लेगा टाइम का डायमेंशन बताओ क्या होगा, या कह देगा कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सम अदर क्वांटिटी इज फंडामेंटल, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स, राइट। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको ढंग से कर लेना। एंड एक मैंने आपको टाइप कराया था जो था हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में बेसिकली एक फॉर्मूला मैंने बताया था N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। तो कई बार ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन भी डायमेंशन से पूछ लेता है, तो इसमें भी आपको कुछ नया नहीं करना, ठीक है ना। इसमें भी कुछ नया नहीं करना, आप बेसिकली जो जो कन्वर्जन आपसे पूछ रहा है उसी को कन्वर्ट करके चले जाओ और आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। जैसे N2 इज इक्वल्स टू अगर निकालोगे तो क्या आएगा, N1 और U1 अपॉन U2। अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटी हो उसकी आप वैल्यू पुट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वेलोसिटी चेंज करना है या एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे कहा गया कि इसको आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलो, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलो। तो क्या करोगे आप, इसको बहुत सिंपल सी वैल्यू है, N2 मुझे निकालना है, N1 मेरा है 10, U1 मेरा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो और U2 क्या है, अपॉन किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो ऐसे रखेंगे हम इसको। अब इसको डायमेंशनली इस तरह से ले आओ, N2 इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया लेंथ वाला टर्म लेंथ के साथ, तो ये यहाँ ये वाली जो टर्म है ये हमारी टर्म इस तरह से लिखो कि भाई ये टर्म तो यहाँ आएगी, तो मीटर अपॉन किलोमीटर हम एक साथ कर लेंगे लेंथ वाला टर्म, और मिनट वाला टर्म ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मिनट अपॉन मिनट स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हमने एक साथ कर लिया। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, N2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर अपॉन किलोमीटर। अब मीटर का पावर तो 1 है, किलोमीटर भी 1 है, तो मीटर अपॉन किलोमीटर। मिनट, मिनट अपॉन सेकेंड का पावर क्या हो गया, -2 बनेगा, क्योंकि अब ये पावर इसको इस तरह से लिखेंगे तो मिनट सेकेंड का पावर -2 आएगा, सेकेंड का पावर -2। तो जब इसको इस तरह लिखोगे तो अब ये मिनट हमारा ऊपर चला गया यहाँ पर, मीटर पर मिनट स्क्वायर, तो यहाँ तो आप अभी -2 नहीं लिखोगे बिकॉज ये मिनट स्क्वायर नीचे से ऊपर गया है। अगर हम इस तरह से लिखते कि भाई मीटर मीटर सेकेंड -2 U1 हो जाता, और किलोमीटर मिनट -2 क्या हो जाता U2। तो सेकेंड अपॉन मिनट होता है, ये सेकेंड अपॉन मिनट होता तो ये पावर -2 होती, बट यहाँ मिनट अपॉन सेकेंड है तो ये पावर 2 ही रहेगी। अब इसको चेंज कर लो, कैसे चेंज करेंगे, 10 मीटर तो मीटर ही रहने दो, किलोमीटर को क्या लिख दो, किलोमीटर क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर। सिमिलरली मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं, और इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो ये कट गया, ये यहाँ से कट गया। बेसिकली क्या आएगा ये 10 इंटू 1/100 इंटू 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, ये दोनों जीरोस कट गई तो ये बेसिकली बन गया 360 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसको चेंज वैसे भी डायरेक्टली भी करके देख लो तो क्या आएगा, डायरेक्टली भी हमारा वही आएगा जो इस मेथड से हमने निकाला। देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1/100, तो 10 इंटू 1/100 ये किलोमीटर में बदल गया। मिनट, अब सेकेंड को मिनट में बदलोगे तो क्या होगा, सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 1/3600, और 1 अब नीचे है तो वो ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो हो जाएगी 3600, राइट, 3600 हो जाएगी, क्योंकि 60 सेकेंड और उसका स्क्वायर भी है, तो ये दोनों जीरोज कट जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या आ गया 360 आ गया, ठीक है ना।
तो ये वही आंसर आ रहा है जो आपने डायमेंशन वाले फॉर्मूले N1U1 और N2U2 से किया था, राइट। तो ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे वो भी हमारा कुछ एरर वगैरह और इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो भी, वहाँ पर भी हम बहुत सारी अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस डायमेंशन के और भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर को देखो, और अगर इससे पहले लेक्चर आपने जो फर्स्ट वाला है वो नहीं देखा तो पहले आप उसको देखो, क्योंकि उसमें ही सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, देन आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।